फिल्म 45,000 साल पहले की है, जब आधुनिक मनुष्यों ने हाल ही में यूरोप के कुछ हिस्सों में रहना शुरू किया था। यह वह समय था जब कृषि की खोज अभी भी नहीं हुई थी, इसलिए भोजन का एकमात्र स्रोत अन्य जानवरों का शिकार करना था। मनुष्य छोटे छोटे समूह बनाते थे और आश्रय, पानी और भोजन की तलाश में दूर दूर तक यात्रा करते थे। जीवन बहुत कठिन था और केवल सबसे योग्य व्यक्ति ही जीवित रह सकता था। फिर हमें एक गुफा के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ 6 मध्ययुगीन मनुष्यों का एक समूह आग के चारों ओर इकट्ठा होता है। समूह का नेता एडम है, जो एक निडर अल्फा पुरुष है। उसका एक भाई है गेयर और बेटा हेरोन, और तीनों बहुत करीब लगते हैं। सबसे बूढ़ा सदस्य ओडल नाम का एक आदमी है, जो किसी कारण से हमेशा खराब मूड में रहता है। फिर एक गर्भवती महिला है एवे, जो एडम की साथी भी है। अंत में अंतिम सदस्य बेयाह नाम की एक युवा महिला है। वह हाल ही में समूह में शामिल हुई जब वे जंगल से यात्रा कर रहे थे। पहले तो उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे बराबर का खाना दिया, लेकिन अब वे उससे ज्यादातर काम करवाते हैं। उसके साथ सिर्फ गेर ही अच्छा व्यवहार करता है, शायद इसलिए क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया है। इस समय पूरा समूह बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। इससे वे बहुत कमजोर हो गए हैं, खासकर एवे, जो अपनी गर्भावस्था के 7वें महीने में है। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगता है, वे अपना सामान पैक करते हैं और अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एडम कुछ दूरी पर स्थित पहाड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वे वहीं जा रहे हैं। वह समझाता है कि पहाड़ियों में बहुत सारी गुफाएं हैं, जहां वे रातें गर्मजोशी से बिता सकते हैं। उनमें कई जानवर और जीवन की अन्य जरूरतें भी हैं, जो इस जगह को सचमुच स्वर्ग बनाती हैं। यह सुनकर समूह उत्साहित हो जाता है। वे एक खड़ी पहाड़ी से नीचे उतरते हैं और जल्द ही एक ऊनी मैमथ का बड़ा शव देखते हैं। हालांकि सभी खाने योग्य हिस्से खा लिए गए हैं, केवल हड्डियां बची हैं। यह भाइयों को डराता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि मैमथ से भी बड़ा कुछ इन जमीनों पर घूम रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां से विशाल जंगल दिखाई देता है। गेर, जो स्वभाव से थोड़ा साहसी है, सुझाव देता है कि वे जंगल का रास्ता अपनाएं, क्योंकि इससे उनका बहुत समय बचेगा। उनका यह भी मानना है कि उन्हें वहां बहुत सारे जानवर मिल सकते हैं, जिनका वे भोजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। हालांकि एडम ने इस विचार को यह कहते हुए सख्ती से मना कर दिया कि जंगल खतरनाक है। उसे यकीन है कि जिसने भी मैमथ को मारा है, वह यहीं अंदर छिपा हुआ है। वह घोषणा करता है कि वे जंगल के चारों ओर पूरे रास्ते जाएंगे, भले ही उन्हें कुछ अतिरिक्त दिन लगे। वे मृत मैमथ के बारे में कुछ भी नहीं बताने का फैसला करते हैं, ताकि कोई दहशत न फैले। चूंकि आसपास कोई गुफा नहीं है, इसलिए वे आग जलाते हैं और रात खुले में बिताने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही समय बाद समूह को दूर से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एडम और गेर तुरंत मान लेते हैं कि यह वही शिकारी जानवर है जो मैमथ की मौत के लिए जिम्मेदार है। वे अपने हथियार उठाते हैं और अंधेरे में छिपे किसी भी व्यक्ति से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब उनका ध्यान भटकता है, तो छोटा लड़का हेरोन छीन लिया जाता है। हताश एडम हमलावर का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे उसे यह कहते हुए रोक देते हैं कि यह बहुत खतरनाक है। वे उसे आश्वासन देते हैं कि वे सुबह हेरोन की तलाश करेंगे, जब यह ज्यादा सुरक्षित होगा। अगले दृश्य में सूरज उगता है और समूह छोटे लड़के को खोजने निकल पड़ता है। चूंकि एडम एक अनुभवी शिकारी है, वह जानवर के पैरों के निशानों को ट्रैक करता है और जल्द ही हेरोन के कपड़ों को देखता है। उसे उसमें एक चिपचिपा काला तरल मिलता है, लेकिन खून नहीं। इससे उसे उम्मीद होती है कि उसका बेटा अभी भी जीवित है। समूह पदचिह्नों का अनुसरण करना जारी रखता है, जब तक वे जंगल के किनारे तक नहीं पहुंच जाते, यह महसूस करते हुए कि उसके बेटे को अंदर ले जाया गया है। एडम आवेग में जंगल में भाग जाता है। अन्य लोग उसका करीब से पीछा करते हैं। कुछ समय बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बड़ी मात्रा में मृत जानवर, हड्डियां और आंतें जमा हुई थीं। इससे पहले कि वे कुछ खाने के लिए उठा सकें, उन्हें पास में एक जानवर की चीख सुनाई देती है। भयभीत होकर समूह जंगल में गहरे भागता है, जब तक कि वे पूरी तरह से खो नहीं जाते। अब जब बहुत अंधेरा हो गया है, तो वे आग जलाने और यहाँ डेरा डालने का फैसला करते हैं। बूढ़ा आदमी ओडल फिर हमेशा की तरह बेया को दोष देना शुरू कर देता है। दावा करता है कि उनके दुर्भाग्य उसी क्षण शुरू हो गए जब वह आई थी। वह सुझाव देता है कि वे उसे जल्द से जल्द समूह से निर्वासित कर दें, लेकिन जब अन्य लोग विचार विमर्श कर रहे होते हैं, वे एक बार फिर रहस्यमय जानवर को देखकर चौंक जाते हैं। जब शोर करीब आने लगता है, एडम अपना भाला उस दिशा में फेंकता है, लेकिन यह लक्ष्य पर नहीं लगता। यह दर्शाता है कि यह जानवर बहुत फुर्तीला है।
इस तनावपूर्ण क्षण में एडम अकेले ही जानवर का बहादुरी से सामना करने का फैसला करता है। वह जानता है कि नेता के रूप में उसे अब कार्रवाई करनी चाहिए या उसका पूरा समूह खतरे में पड़ जाएगा। फिर वह एक और भाला पकड़ता है। उसकी हताश चीखें समूह के बाकी लोगों को सुनाई देती हैं, लेकिन वे उसकी मदद करने से बहुत डरते हैं। जब चीखें आखिरकार कम हो जाती हैं, तो गिर अपने भाई को खोजने के लिए अंदर भागता है। वह उसे ढूंढने में कामयाब हो जाता है और किसी तरह उसे वापस आग के पास ले आता है। लेकिन जैसे ही समूह उसका चेहरा देखता है, उन्हें एहसास होता है कि वह बचने वाला नहीं है। पता चलता है कि जिसने भी उस पर हमला किया है, उसने उसका चेहरा फाड़ दिया है और उसके शरीर के कई अंगों को छेद दिया है। तब बेयाह एक नुकीला पत्थर का टुकड़ा पकड़ती है और उससे एडम पर वार करती है, जिससे वह अपने दुख से बाहर आ जाता है। इस घटना के बाद समूह पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अपने साथी को खोने का सदमा, अत्यधिक भूख के कारण एवे जमीन पर गिर जाती है। इस समय बेयाह एक अपरंपरागत विचार के साथ आती है। इसके बाद बेयाह ने एडम के शरीर से मांस के टुकड़े काट लिए, जिन्हें वे खाने से पहले पकाते हैं। केवल एक व्यक्ति जो इस कठिन परीक्षा से नहीं गुजरता है, वह है एडम का भाई गिर। अगली सुबह जब सूरज उगता है, गिर समूह की जिम्मेदारी लेता है और उन्हें जंगल के बाहर ले जाने का वादा करता है। हालांकि घंटों चलने के बाद वे एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। तब ओडल अपने स्वयं के अंधविश्वास के सिद्धांत के साथ आता है। उनका मानना है कि राक्षसी जानवर उनका शिकार कर रहा है क्योंकि वे उसकी भूमि में घुसपैठ कर चुके हैं। जब अन्य लोग पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई समाधान है, तो ओडल पागलपन से कहता है कि उन्हें उनमें से एक की बलि दे देनी चाहिए। यह सभी को बेयाह को घूरने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वह समूह में एकमात्र बाहरी व्यक्ति है। फिर वे उसे तीन तरफ से पकड़ते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी दो फिर भी उसे खींचकर दूर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और उसे एक चट्टान से बांध देते हैं। फिर ओडल राक्षस को बुलाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है, उसे बाहर आने और लड़की को खाने के लिए कहता है। कुछ मिनट बाद वही भयानक चीखें दूर से सुनाई देती हैं। ओडल इतना डर जाता है कि वह वहीं जम जाता है, जिससे बेया को भागने का मौका मिल जाता है। अब जाने के लिए कोई जगह न होने पर ओडल और एवे अपने हथियार पकड़ते हैं और एक साथ राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आखिरी सेकंड में वह उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे धोखा देता है। फिर ओडल बार बार उसे ले लो का नारा लगाती है, राक्षस को बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन एवे अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करती है और उसे धक्का देती है, जिससे वह फिसल जाता है और उसका पैर टूट जाता है। अब वे दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अपना बचाव करने में असमर्थ हैं। फिर दृश्य सुबह के शुरुआती घंटों में कट जाता है, जहां गिर आखिरकार होश में आता है। थोड़ी देर बाद वह आखिरकार बूढ़े आदमी को जमीन पर लेटा हुआ देखता है। गिर उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कोई उसे जमीन पर खींच लेता है। यह बेयाह निकलता है, जो इस रहस्यमय प्राणी पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही देर बाद वह आखिरकार आता है और ओडल के ऊपर खड़ा हो जाता है। इससे ओडल इतना डर जाता है कि वह तुरंत मर जाता है। इस बीच बेयाह को बहुत गुस्सा आ चुका था, इसलिए उसने जानवर का सामना करने का फैसला किया। वह अपने दोस्त को चारा के रूप में इस्तेमाल करती है और उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ही जीव गेर के पास पहुंचता है, बेयाह उस पर पीछे से हमला करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वह उसका मुखौटा हटाती है, केवल एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन करने के लिए, जिस शिकारी से वे सभी अब तक डरते रहे हैं। वह न तो कोई राक्षस है, न ही कोई जीव। यह वास्तव में एक निएंडरथल महिला है, जो होमो सेपियंस की करीबी रिश्तेदार है। वे कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते हैं, इससे पहले कि पागल महिला भाग जाए। अन्य दो उसका पीछा करते हैं और अंततः जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वे निएंडरथल महिला का पता नहीं लगा पाते, जिससे वह भाग जाती है। अगले दृश्य में गेर और बेयाह के बीच इस बात पर बहस होती है कि आगे क्या करना है। वह सुझाव देता है कि वे वापस वहीं लौट जाएं जहां से वे आए थे और बच्चों के लिए प्रजनन करने की कोशिश करें। हालांकि बेयाह निएंडरथल के पीछे जाना चाहती है। वह मानती है कि ये मनुष्य बहुत अधिक उन्नत हैं और उन्होंने शिकार और भोजन के लिए पहले से ही नई तकनीकें खोज ली हैं। गेर को लगता है कि यह एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन बेयाह का दावा है कि वे वैसे भी भूख से मरने वाले हैं, इसलिए बेहतर है कि वे कोशिश करते हुए मर जाएं। यह सुनकर गेर आखिरकार आश्वस्त हो जाता है और वे उसके नक्शेकदम पर निएंडरथल महिला का पीछा करना शुरू कर देते हैं। खड़ी पहाड़ियों और खतरनाक नदियों से कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद वे कई गुफाओं वाले स्थान पर पहुंचते हैं। फिर दोनों अलग होने और जगह के अलग अलग हिस्सों का पता लगाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही बेयाह एक गुफा में प्रवेश करती है,
उस पर एक नेंडरथल आदमी हमला करता है। वह उसे जमीन पर गिरा देता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। कुछ सेकंड बाद बेया बेहोश हो जाती है और ऐसा लगता है कि वह मर चुकी है, लेकिन यह एक चाल निकलती है। जैसे ही आदमी अपनी पकड़ छोड़ता है, वह एक तेज पत्थर से उसकी गर्दन पर वार करती है, जिससे उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है। इसके बाद बेया गुफा के अंदर और भी आगे बढ़ती है, जब तक कि वह आग से जलते हुए एक कमरे में नहीं पहुंच जाती। उसे आश्चर्य होता है कि उसे हेरोन भी मिल जाता है। नेंडरथल महिला एक हथियार पकड़े हुए कमरे में आती है। बेया भी आग की एक लकड़ी पकड़ लेती है और उसे डराने के लिए अपने गले की पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर देती है। शोर सुनकर गेयर तुरंत अपने दोस्त की मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन कमरे में पहुंचने पर वह अपने भतीजे को जीवित देखकर सदमे में जम जाता है। यह पागल महिला को एक कुंद वस्तु से उसके सिर पर वार करने की अनुमति देता है। वह तब तक उस पर बार बार वार करती है जब तक कि वह हिलना बंद नहीं कर देता। भयभीत बेया कमरे में सूखे जानवरों की खाल में आग लगाती है और हेरोन के साथ भाग जाती है। वे किसी तरह ऊपर पहुंचते हैं और संकरी दरार से बाहर निकलते हैं। कुछ सेकंड बाद पूरी गुफा में आग लग जाती है और नेंडरथल महिला भी खुद को दरार से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि वह बहुत बड़ी है इसलिए वह ऐसा करने में असमर्थ है। वह अपनी मूल भाषा में मदद के लिए बेताब है और हेरोन उसकी मदद करने की कोशिश करता है। हालांकि बेया अभी भी यह नहीं भूली है कि महिला ने उसके समूह के साथ क्या किया था, इसलिए वह एक पत्थर पकड़ती है और उसे मार देती है। हेरोन अभी जो कुछ हुआ उससे तबाह हो गया है, क्योंकि महिला ने उसके साथ अपने बच्चे की तरह व्यवहार किया था। लेकिन जब बेयाह ने खुलासा किया कि उसने उसके पिता को मार डाला है, तो वह आखिरकार शांत हो गया। अंतिम दृश्य में दोनों गुफा के दूसरे हिस्से में जाते हैं, जहां उन्हें दीवारों पर कई चित्र, बड़ी मात्रा में भोजन और अन्य आधुनिक उपकरण मिलते हैं।